क्लास शुरू करने से पहले हम विसर्ग की साइन को जान लेते हैं। विसर्ग होती क्या है? विसर्ग का साइन है 2 पॉइंट, कैसे ऊपर और नीचे। ये है विसर्ग की पहचान। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि, ज्वाइनिंग ऑफ विसर्ग। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि विसर्ग संधि रहता है, आगे क्लास में हम जानेंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे। मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। चलिए विसर्ग संधि शुरू करते हैं। विसर्ग किसे कहते हैं? विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी डेफिनेशन कह रहा है, परिभाषा कहता है कि स्वर अथवा व्यंजन दोनों आने पर जो विसर्ग बाद में आती है, यानी कोई भी शब्द के चाहे स्वर हो अथवा व्यंजन हो, उसके बाद जो विसर्ग में परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। क्लियर है? तो विसर्ग कैसे बनाते हैं? तो विसर्ग का कुछ नियम है, आइए देख लेते हैं, उस नियम को जान लेते हैं। विसर्ग का ओ बनना कैसे बनता है? ओ, जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे आप मनोज है, आप जब इसको पढ़ते हैं तो सिंपल सी शब्द लगता है मनोज है, एक जनरल सी नाम है, साधारण सी हर व्यक्ति का नाम हो सकता है, मनोज, सरोज, कुछ भी। तो मनोज, इसमें विसर्ग आपको कैसे पता चलेगा कि मनोज में तो हमें विसर्ग कहीं आ ही नहीं रहा है। लेकिन जब इसको हम खंडित करते हैं, यानी संधि विच्छेद करते हैं, विग्रह करते हैं, तो होता है मनः प्लस ज। अब मनः प्लस ज आ गई ना विसर्ग संधि। किसके बाद आया? न प्लस न के बाद। तो डेफिनेशन हमारा क्या कह रहा था कि विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन आने पर जो भी परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो यानी न मनः के बाद म न, तब जाके विसर्ग आया, यानी न क्या है? व्यंजन, लेकिन उसके बाद क्या आया? विसर्ग प्लस ज। तब दोनों जो ज्वाइंट करके एक शब्द का निर्माण होता है मनोज, इसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। ये तो ओ से आया। अब नेक्स्ट है विसर्ग का स बनना। कैसे स बनता है? देखिए एक उदाहरण ले लेते हैं। दुस्साहस। अब दुस्साहस, उसमें तो अगर इसको विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? दुह प्लस साहस। तो दु क्या है? व्यंजन, उसके बाद क्या आया? विसर्ग, परिवर्तन हो गया, तो दु प्लस साहस। ऐसे हम पढ़ेंगे शब्द को दुस्साहस, लेकिन जब हम विग्रह करेंगे तो दु प्लस साहस। उसी तरह नि प्लस तार, तो हो जाएगी क्या? निस्तार। यानी इससे स बनता है, विसर्ग का स निस्तार है, बीच में स आ रहा है व्यंजन, लेकिन इसको हम अगर विग्रह करते हैं तो नि प्लस तार हो जाए। क्लियर है? विसर्ग का थर्ड है विसर्ग का र बनना। आइए देख लेते हैं र कैसे बनता है। जैसे विसर्ग से पूर्व, पूर्व मतलब पहले, विसर्ग से पूर्व अ, आ से भिन्न कोई भी स्वर हो तथा बाद में कोई स्वर अथवा किसी वर्ण वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर या ल, र, व, ह में हो कोई भी वर्ण होने पर विसर्ग का र हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या कह रहा है? सिर्फ अ, आ से पहले, आ क्या हो गया? व्यंजन, इसके पहले से भिन्न, भिन्न मतलब अलग, कोई भी स्वर तथा बाद में कोई भी स्वर किसी वर्ण वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अगर आता है तो र हो जाता है। तीसरा कहाँ से आ गया? चौथा कहाँ से आया? पांचवा। जैसे हम पढ़ते हैं क, ख, ग क्या हो गया? तीसरा वर्ग। फिर क्या है? चौथा क्या हो गया? घ। फिर पांचवा क्या है? अड़।
तो ये तीनों जो है ये किस में परिवर्तन हो जाता है? र में हो जाता है। आई बात समझ में? ठीक उसी प्रकार ल, र, व, ह, ये पांचवा है, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये भी जो है इसका कोई भी वर्ग में वर्ण जो है तीसरा, चौथा, पांचवा होने पर विसर्ग जो है र में परिवर्तन हो जाता है। जैसे एक उदाहरण को ले लेते हैं, निर्धन। निर्धन मतलब होता है गरीब। उसमें देख आप पा रहे हैं न छोटी ई की मात्रा है, ध पर रेप की मात्रा है, फिर जाके न है। लेकिन हम इसको क्या पढ़ते हैं? निर्धन। बीच में आपको जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? निर्धन, र आ रहा है ना। तो यही कह रहा है। तो र कहाँ से आ गया? य, र, ल, व, स। तो क्या हो गया? तीसरा, चौथा, पांचवा, ये तीनों अगर आ जाता है तो कन्वर्ट हो जाता है किस में? र में। क्लियर है? तो जैसे इसका निर्धन हम पढ़ते हैं, लेकिन अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो र नहीं लिखेंगे। र क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है, यानी साइलेंट हो जाती है, छिप जाता है। हमें शो नहीं करना है, लेकिन हमें पढ़ना, शब्द का उच्चारण करेंगे निर्धन। लेकिन जब हम विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे? नी विसर्ग प्लस धन। हम र बोल तो रहे हैं लेकिन लिख नहीं रहे हैं, वहाँ शो नहीं कर रहे हैं। र को हम साइलेंट करते हैं, लेकिन र के जगह विसर्ग होता है किसका? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग का। आई बात समझ में? चलिए, क्लियर है? ठीक उसी प्रकार दुरुपयोग। अब दुरुपयोग र आ रहा है ना, दुर प्लस उपयोग, लेकिन यहाँ र तो हम लिख नहीं रहे। र के जगह क्या हो जाएगी? विसर्ग। तो दुह प्लस उपयोग, यानी दु विसर्ग की मात्रा प्लस उपयोग, इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो आंसर इज राइट। ठीक है, चलिए नंबर थर्ड है विसर्ग का स बनना। स यहाँ तीनों स का उच्चारण कर रहा है। ये स पहले हम पढ़ चुके, फिर यहाँ स का होता है। तीन स आते हैं ना पूरे व्यंजन में, स, 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 ह। तो यहाँ फिर विसर्ग का स बनना। जैसे हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र में चेंज है स का, लेकिन हम बोलते हैं हरिश्चंद्र। तो यहाँ क्या लिखेंगे? इसका विग्रह क्या कर देंगे? हरीश प्लस चंद्र। बिल्कुल गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा यही नियम है विसर्ग का कि तीसरा, चौथा, पांचवा उपशब्द जो है वह छिप जाता है, छिप जाके इसमें बन जाता है। तो क्या लिखेंगे? हरि प्लस इंद्र। स साइलेंट कर दिया, ये लुप्त हो जाती, छिप जाती है। लेकिन बोलते हैं हम हरिश्चंद्र, हाँ, लेकिन लिखते नहीं है। क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि वह स छिप के विसर्ग आ जाता है। यही आपको ध्यान देना। जैसे दुष्चक्र, तो क्या हो जाएगी? दुह प्लस चक्र। ऐसे ही आपको बनाना है। नेक्स्ट है विसर्ग का स बनना। स जैसे दुष्कर्म, फिर वही है। दु आधा स, क, म रेप की मात्रा। रेप की मात्रा जो है ना, ये दो र में आ जाती है। एक तो र साइलेंट लिख हो रही है और दूसरा म पर रेप की मात्रा शो करेगी, तो करने ही दीजिए उसको, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लिखेंगे हम दुह प्लस कर्म। दुह क्या हो जाएगा? त, थ, द। ये तीसरा है, तीसरा शब्द आ रहा है ना। सिर्फ आपको देखना है इसका नियम विसर्ग का क्या है। तीसरा, चौथा, पांचवा, ये तीन चीजों में आपको र लुप्त हो जाता है। कौन कौन लुप्त हो जाता है? ओ, र, स। क्लियर है? अब नेक्स्ट पढ़ते हैं स, तीसरा स। सॉरी, ये हो गया दुष्कर्म हो गया। ठीक है, उसी तरह दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, निष्काम। जैसे नि प्लस काम, यहाँ स को साइलेंट कर लिया। ठीक है, चलिए विसर्ग का लोप और पूर्व स्वर्ग का दीर्घ हो जाना, यानी विसर्ग का लोप हो जाना, लोप मतलब छिप जाना, और पूर्व पहले स्वर्ग का दीर्घ हो जाना, दीर्घ मतलब बड़ा। तो यदि कि विसर्ग से, ध्यान से देखिएगा, यदि विसर्ग से पूर्व अ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। क्या कह रहा है? विसर्ग से पहले क्या क्या, ध्यान, ये दो देखिएगा, स्वर है अ या आ, दोनों हो तो, और विसर्ग के बाद भी कोई स्वर हो तो वह लुप्त हो जाता है। जैसे
यशस्वी, यस प्लस स्वी, तो क्या लिखेंगे? क्या कह रहा है? विसर्ग से पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद भी कोई भी स्वर हो। यहाँ व्यंजन नहीं कह रहा, दोनों में से आ पहले आ दोनों हो या बाद में भी हो तो विसर्ग हट जाती है, यानी छिप जाता है। कैसे? यशस्वी, यस स्वी, तो क्या लिखेंगे? यशः प्लस स्वी। इसके पहले क्या आ रहा है? स्वर आया ना, यस, यशः, आ रही है, तो इसके बाद में भी आ रही है, तो वही तो कह रहा है, पहले हो या बाद में, लेकिन वह लुप्त हो जाता है। इसे हम ये हो जाता है और बड़ा दीर्घ हो जाता है। दीर्घ मतलब बड़ा, तो क्या हो जाता है? यशः प्लस स्वी, इसके बाद इसका दीर्घ हो जाना मतलब बड़ा हो जाना, तो यह हो जाता है मिलके यशस्वी, बड़ा। इसी तरह तपः प्लस स्वी इक्वल टू तपस्वी, तो ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा। चलिए यहाँ तक के लिए। अब यदि विसर्ग में, सबसे लास्ट में, यदि विसर्ग से पहले अ हो, बाद में क या प हो, तो विसर्ग में कोई बदलाव नहीं आता है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है यदि विसर्ग से पहले अ, विसर्ग क्या है? मात्रा है, उसके पहले क्या आ रहा है? अ, बाद में क्या आना चाहिए? क या प हो, तो विसर्ग में कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे अधः, अधः पतन। अब क्या कह रहा है? अधः पतन, तो इसमें क्या देख रहे हैं? अधः, अधः विसर्ग से पहले आ रहा है, क्या आ रहा है? अ, ठीक है ना, ध के प्लस अ। जब हम विच्छेद करते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ध एक व्यंजन है, लेकिन नहीं, उसके साथ एक स्वर छिपा हुआ है, ये कभी गलती मत कीजिएगा। तो ध अ, तो क्या कह रहा है? विसर्ग से पहले अ हो, बाद में क या प है, तो क्या है? अधः प्लस पतन, तो प आ रहा है ना, अगर यहाँ क भी आता तो कोई भी बदलाव नहीं होता, सेम आ जाता है। इसमें कोई चेंज नहीं आता है कि वहाँ उसमें र साइलेंट हो जाता है, लिखते हैं, लेकिन इसमें कोई बदलाव आता ही नहीं। तो डायरेक्ट आपको लिखना है, किसमें? सिर्फ अ हो, विसर्ग से पहले अ हो और बाद में क या प हो तो कोई बदलाव नहीं आता है। जैसे अधः प्लस पतन इक्वल टू अधः पतन। अब एक क वाले ले लेते हैं, प्रातः प्लस काल, आ गया ना। त के बाद क्या है? स्वर है ना। पहले क्या आ रहा है? स्वर, लेकिन बाद में क्या आ रहा है? क, वहाँ प आ रहा था, यहाँ क आ रहा है, दो ही व्यंजन को देखना है, क और प। तो यहाँ क्या आ रहा है? प्रातः प्लस काल, तो इक्वल टू, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, डायरेक्ट आपको लिख देना है प्रातः काल, राइट। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करती हूँ। विसर्ग ही बचा था और बहुत छोटा सा है, और ये भी इससे रिलेटेड कई बार आते हैं, पूछे जाते हैं प्रश्न में ज़्यादातर, और बच्चे जो खा जाते हैं, इसको खा जाना मतलब इसका मतलब है कि बच्चे इसको बहुत मिस कर पाते हैं, नहीं लिख पाते हैं इसका सीधा आंसर। इसलिए ये नियम को आपको फॉलो करना पड़ेगा और बहुत ईजी है, ज़्यादा टफ भी नहीं है। तो चलिए आज की क्लास में यहीं ख़त्म करती हूँ। अगली कक्षा में कुछ शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे और पढ़ते रहिए और इसी तरह अपने लक्ष्य को हासिल करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए तो कक्षा में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।